हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SR स्टडी सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोइम डस्ट ऑफ स्नो को डिस्कस करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रिटन है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसकी हम पहले समरी को देखेंगे और समरी को देखने के बाद में फिर टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। द पोइट वाज इन अ सैड मूड। जो पोइट है वो दुखी होता है, सैड मूड में होता है। ही वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। वह एक दतूरे के पेड़ के नीचे था। ये दतूरे का पेड़ जहरीला होता है बच्चों। हेमलॉक की स्पेलिंग देख लो आप, HEMLOC के, हेमलॉक ट्री। ओके। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड। जो मौसम है वो बहुत ही ठंडा था। इट हैड बीन स्नोइंग। और जो बर्फ़ है वो गिर रही थी। ए क्रो कैम एंड सेट ऑन द ट्री। एक कोआ आया और उस पेड़ पर बैठ गया। इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। फिर उस कोए ने क्या किया, उस पेड़ को हिलाकर जो बर्फ़ के कण थे, बर्फ़ के कण को जो पोइट है उसके ऊपर गिरा दिया। एज ए रिजल्ट द पोइट्स मूड चेंज्ड। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पोइट का मूड है वो बदल गया। यानी कि जो पोइट पहले उदास था वो अब उदास नहीं है। Does the fall of the dust of snow prove to be something good and joyful? इसलिए बर्फ़ के कणों का गिरना उसके लिए कुछ अच्छा और आनंदपूर्ण सिद्ध हुआ पोएट के लिए। Now the poet feels that it has saved the rest of his day. और अब जो पोएट है उसे महसूस करता है कि इसने उसके जो बचा हुआ दिन था उसको बचा लिया। और कैसे बचा लिया? क्योंकि बर्फ़ के गिरने से पहले वह उदास था और सारा दिन उदास ही रहता, लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरी उससे पोइट का मूड है वो चेंज हो गया और वो अब पहले की तरह सैड फील नहीं कर रहा, हैप्पी फील करता है। यही इस पोएम में है कि प्रकृति की कोई छोटी से छोटी वस्तु भी हमें आनंद प्रदान कर सकती है। यही इस पोएम का मेन मैसेज है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। छोटी सी समरी थी बिल्कुल और छोटी सी पोएम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड? यानी कि कवि के अनुसार क्या चीज़ उसके मूड को बदल देती है और कवि का मूड कैसे बदलता है। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है बर्फ़ के छोटे कण। द पोएट वाज इन अ सैड मूड। जो पोएट है वो उदास होता है। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। और वह एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। ए क्रो सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। और एक कोए ने बर्फ़ के कण है जो कवि पर गिरा दिए। इट चेंज्ड हिज मूड। और इससे जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया। नाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब उसने पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक दिशा में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले सैड था, नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन अब वो पॉजिटिव सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। समरी सही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। व्हाट आर द वर्ड्स डैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? वे कौन से वर्ड्स हैं, पक्षी है, जिनका कविताओं में उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मैंशनड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि एक कोए को भी कविताओं में बार बार प्रयोग होता है? व्हाट इमेज कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? और आपके दिमाग में क्या तस्वीरें आती हैं, क्या पिक्चर्स आती हैं जब आप एक कोए को देखते हैं? इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या है। वर्ड्स डैट आर ब्यूटीफुल और डैट हैव अ प्लेजेंट वॉइस आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। यानी कि पक्षी जो सुंदर दिखते हैं और या फिर जिनकी आवाज़ सुहावनी होती है उन्हीं को पोएम में यूज़ किया जाता है। और नो, ए क्रो इज नॉट ऑफन मैंशनड इन पोएम्स। लेकिन जो एक कोआ है उसको कविताओं में अक्सर मेंशन नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता। बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ सैडनेस एंड सोरो। क्योंकि यह उदासी और दुख का प्रतीक है। आ गया समझ में आपको मीनिंग? यानी कि हमारी पोएम में तो क्रो का यूज हुआ है, लेकिन जो अदर्स पोएम्स हैं उनमें लगभग जो क्रो है उसको नहीं लिया जाता। और क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि जो क्रो है वो उदासी को दिखाता है, दुख को दिखाता है। लेकिन पोएट जो है हमारी पोएम में उदासी और दुख ही दिखाना चाहता था पहले, वो बर्फ़ के गिरने से पहले, तो इसलिए उसने क्रो को इस पोएम में मेंशन किया है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हमारा। व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डज पोएट नॉट राइट
about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। यानी कि हेमलॉक ट्री क्या है, धतूरे का पेड़ क्या है, और जो पोएट है उसने अन्य सुंदर जैसे पेड़ जैसे मैपल हो गए, ओक हो गया, पाइन हो गया, इनका वर्णन क्यों नहीं किया। तो वही बात है कि सैडनेस का वातावरण है वो एटमॉस्फेयर वो कवि क्रिएट करना चाहता था, इसलिए हेमलॉक ट्री उसने यूज़ किया है, जहरीला पेड़, धतूरे का पेड़। ये हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। और पॉइजनस की स्पेलिंग देख लो बच्चों क्या होगी, POISONOUS, पॉइजनस। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है। द पोएट डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री बिकॉज द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। पोएट ने इसलिए यूज नहीं किया ब्यूटीफुल ट्रीज को क्योंकि वो जो पोएट है वो सैडनेस को दिखाना चाहता था, दुखी वातावरण को दिखाना चाहता था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो। यानी कि कौवा तथा धतूरा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या चीज़ दिखाते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो कौवा है धतूरे के पेड़ से हिलाकर गिराता है, वह किस चीज़ का प्रतीक है। यानी कि जो कौवा है वो पेड़ से थोड़ी सी बर्फ़ नीचे गिराता है कभी पर, वो किस चीज़ का प्रतीक है। द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है दोनों ही उदासी को दिखाते हैं, दुख को दिखाते हैं, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि पीछे के क्वेश्चनों में आ गया। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर समथिंग प्लेजेंट और फॉर अ न्यू होप एज इट चेंज द पोएट्स माइंड। डस्ट ऑफ स्नो खुशी तथा नई आशा का प्रतीक है क्योंकि यह कवि के मन की दशा है, उसको बदल देती है। पहले पोएट उदास था लेकिन वो अब उदास नहीं है बर्फ़ के गिरने से, इसलिए जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, खुशी और नई आशा का प्रतीक करता है। पहले पोएट नेगेटिव सोच रहा था लेकिन अब वो खुश है, अब वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, पॉजिटिव विचार वो अब सोचता है। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे। शॉर्ट में आप जान लो, पोएट है वो उदास मूड में होता है, वो एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो जाता है, तो ऊपर से जो कौवा है वो बर्फ़ के कण है थोड़े से वो पोएट पर गिरा देता है, जिससे पोएट का मूड है वो चेंज हो जाता है। और सारा दिन पोएट उदास रहता पहले, लेकिन अब वो उदास नहीं है, इससे उसका जो दिन है वो बच गया है पोएट का। इस प्रकार इस पोएम में दिखाया गया है कि प्रकृति की कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है वो हमें खुशी प्रदान कर सकती है, हमारे मूड को चेंज कर सकती है। और इस पोएम में पोएट ने यूज़ किया है हेमलॉक ट्री और क्रो को। और हेमलॉक ट्री जो है वो धतूरे का एक पेड़ होता है, जहरीला पेड़ होता है, और जो कौवा होता है वो उदासी का प्रतीक होता है, कौवा भी हेमलॉक ट्री की तरह, जो पोएट अपनी पोएम में यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम डस्ट ऑफ स्नो में इनको यूज़ किया है। और क्यों यूज़ किया है, ताकि वह उदासी का वातावरण अपनी पोएम में दिखा सके, इसलिए क्रो, कौवा और जो हेमलॉक ट्री है धतूरे का पेड़, इसको पोएट ने यूज़ किया है। और डस्ट ऑफ स्नो है वो खुशी और आशा का प्रतीक है, क्योंकि स्नो के गिरते ही, बर्फ़ के छोटे से कण गिरते ही पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। ये सारी इस पोएम में था, इस पोएम के क्वेश्चन आंसर में था। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आप ना कर सको। मैंने आपको पूरी पोएम की समरी है वो समझा दिया, जो क्वेश्चन आंसर है वो भी समझा दिए हैं। और समरी को आप कैसे कवर कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये तो समरी थी। अगर समरी आ जाए तो समरी तो सेम ये लिख ही दोगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए थीम लिखो, इस पोएम की क्या थीम है या फिर क्या मेन मैसेज है इस पोएम में, तो आप कैसे लिखोगे। पहले तो आप ये लिखोगे, दिस डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट लाइन ये लिखोगे, डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट वाज इन अ सैड मूड, ही वाज अंडर ए हेमलॉक ट्री। इस प्रकार से पोएम को आपको समरी को स्टार्ट करना है। थीम पूछ ले, मैन मैसेज पूछ ले, सभी में आप ये लाइन इनको क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।